वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिपेंडेंट्स और उनके मेंटेनेंस के बारे में अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो सेक्शन 21 और 22 ऑफ दिस एक्ट टॉक्स अबाउट कौन डिपेंडेंट्स होते हैं और उनकी मेंटेनेंस कैसे इंश्योर की जाती है। सो लेट्स मूव अहेड। थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। ठीक है। सेक्शन 21, अच्छा देखो 21 और 22 कनेक्टेड है। 21 में डिपेंडेंट्स कौन होते हैं ये बताया गया है और 22 में डिपेंडेंट्स की मेंटेनेंस की बात की गई है। लेट्स डू वन थिंग, हम पहले डिपेंडेंट्स की मेंटेनेंस समझ लेते हैं, फिर डिटेल में समझेंगे कि डिपेंडेंट्स कौन है, बिकॉज ये थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा समझने वाला है। ठीक है। सेक्शन 22 पहले समझ लेते हैं कि जस्ट अज्यूम कि कुछ डिपेंडेंट होता है, आपको आगे अभी समझ में आ जाएगा कौन है। तो मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स किस हिसाब से देखा जाता है। सेक्शन 22 कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 2 the heirs of a deceased Hindu are bound to maintain the dependents of the deceased out of the estate inherited by them from the deceased। बेसिक सी बात है, कोई इंसान है ए, अगर वो मर जाता है तो उसके डिपेंडेंट डिपेंडेंट मतलब डिपेंड करना क्या होता है, किसी के भरोसे रहना। ठीक है। उसके ऊपर बहुत से लोग डिपेंड करते होंगे, बहुत से लोग उसके भरोसे जी रहे होंगे, उसके भरोसे चल रहे होंगे। माता पिता हैं, बच्चे हैं, बीवी है, बच्चों के बच्चे एक्सेट्रा, वो हम अभी पिछले सेक्शन में है डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अगर लिखा है द एयर्स ऑफ अ डिसीज्ड हिंदू, कोई हिंदू है जो मर गया है, तो उसके जो एयर्स हैं, heirs of a deceased Hindu are bound to maintain, उनकी जिम्मेदारी है मेंटेन करना किसे, the dependents of the deceased out of the estate inherited by them from the deceased। जो मर गया है ये उसकी प्रॉपर्टी है, मान लेते हैं ये 4 लोगों में बटी है किसी भी वजह से, ए बी सी डी, चाहे वो वसीयत से छोड़ गया, चाहे हक बनता था इसलिए, पर उसके डिपेंडेंट इससे ज्यादा होते हैं। ठीक है। मान लो कोई आदमी है और उसने प्रॉपर्टी में लिख दिया अपनी सारी जायदाद अपने एक बेटे के नाम कर दी, लेट्स से फॉर एग्जांपल। तो प्रॉपर्टी सारी किसके पास गई, उस एक बेटे के पास गई कानूनी तौर पे, क्योंकि वो फादर की खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी थी, उन्होंने सब उस लड़के को दे दिया। पर उनकी पीछे से विधवा वाइफ भी तो रह गई है, वो उनकी डिपेंडेंट है। उनकी अगर कोई बेटी थी जिसकी शादी नहीं हुई थी, वो भी उनके भरोसे थी, राइट। तो जिसके पास ये प्रॉपर्टी आई है, जिसके पास ये पूरी सब कुछ आया है, ही इज बाउंड टू मेंटेन डिपेंडेंट्स ऑफ द डिसीज्ड, उस स्टेट से जो उसे मिला है, जो उसे, ऐसा नहीं कि उसे अपनी पॉकेट से सिर्फ मेंटेन करना है, जो भी उसे मिला है उस स्टेट से, जो इनहेरिट किया है उसने, उन लोगों को मेंटेन करना उसकी जिम्मेदारी है। कि जस्ट बिकॉज प्रॉपर्टी तुम्हारे पास आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि मम्मी अब कैसे रहेंगी या वो अनमैरिड बहन कैसे रहेगी। तुम्हें इंश्योर करना होगा जो भी तुमने इनहेरिट किया है उसमें से कि उनकी मेंटेनेंस तुम दोगे। सेकेंड पॉइंट, where a dependent has not obtained by testimony or interstate succession any share in the estate of the Hindu dying after the commencement of the act। कोई डिपेंडेंट है जिसे कोई इन टेस्टिमरी या इंटरस्टेट सक्सेशन से, ये हम आगे पढ़ेंगे सक्सेशन में, बेसिकली वसीयत या किसी उसके थ्रू, किसी रिटर्न उसके थ्रू, उसे कुछ भी थ्रू दीज मेथड्स नहीं मिला है, कुछ भी शेयर, है ना, जायदाद में कोई भी हिस्सा नहीं मिला है, पर आप डिपेंडेंट हो, है ना, तो उस केस में the dependent shall be entitled to maintain to seek maintenance from those who take the estate। वही बात है कि अगर आप एक डिपेंडेंट हैं, आपको कोई भी शेयर नहीं मिला है प्रॉपर्टी में, तो जिनको मिला है आप उनसे कह सकते हो कि मेरी मेंटेनेंस अब तुम दो, आपका हक बनता है, आप उनसे ले सकते हो कानूनी तौर पे। तो पहले पॉइंट में सीधा सा ये बोला था कि जिस जो एयर है, जिसको जायदाद मिली है मरे हुए उस हिंदू की, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी है डिपेंडेंट्स जो हैं उसके, उनको मेंटेन करना जो मिला है जायदाद उससे। दूसरा बोला कि कोई भी डिपेंडेंट है जिसको शेयर नहीं मिला है, उसका हक बनता है कि वो जिसको भी वो एस्टेट मिली है उससे अपना हक, उससे अपनी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। तीसरी बात, liability of each of the person who takes the estate shall be in proportion to the value of the share or part of the estate taken by him or her। ये मान लो प्रॉपर्टी थी, 4 लोगों में बटी पर बराबर नहीं बटी, एक को 70% प्रॉपर्टी चली गई, एक को 10% गई। ठीक है। ऐसा समझो किसी के 1 करोड़ रुपए थे, टोटल 4 लोगों में वो 1 करोड़ रुपए बटे हैं। मान लो बीवी को मिले हैं और एक बेटे को मिले हैं, एग्जाम्पल है, एक्सेट्रा। ठीक है। एक इंसान को लेकिन 70 लाख मिले हैं, एक को 10 लाख मिला है, एक को 10, एक को 10। अब जब मान लो कोई पांचवा आता है कि मैं डिपेंडेंट हूँ, मुझे तो कुछ नहीं मिला, तो अब मैं क्या करूंगा। ठीक है। तो वो मेंटेनेंस मांगेगा अगर, तो ऐसा थोड़ी है कि हर आदमी इक्वल अमाउंट देगा। भाई एक को 70 लाख मिला है, वो भी मान लो 50,000 दे रहा है, और जिसको 10 लाख मिले वो भी 50 दे रहा है, तो 10 लाख वाले के साथ तो अनफेयर हो गया, राइट। तो आप कितनी मेंटेनेंस दोगे वो इस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना शेयर मिला है। इट विल बी इन प्रोपोर्शन, उस हिसाब से होगा, टू द वैल्यू ऑफ द शेयर और द पार्ट ऑफ द एस्टेट जो तुम्हें मिला है। ठीक है। चौथा पॉइंट, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग सेड इन सबसेक्शन 2
और सबसेक्शन 3 ऊपर कहीं भी इन दो बातों को साइड रखते हुए, नो पर्सन हु इज हिमसेल्फ और हरसेल्फ अ डिपेंडेंट shall be liable to contribute to the maintenance of others if he or she has obtained a share or part of the value of which is or would, if the liability to contribute were enforced, become less than what would be awarded to him or her by way of maintenance under this act. सिंपल सी बात, इसको अगर सिंपल शब्दों में बोलें, if you are a dependent, you are not liable to contribute to the maintenance if the amount that you inherited, that the share you got becomes less than what would you get as maintenance. हिंदी में बोले तो आप अगर एक डिपेंडेंट है, आपको एक शेयर भी मिला है, मान लो 10 लाख मिला है, किसी भी उसमें हालात में आपको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर पता चला मेंटेनेंस का अमाउंट ऐसा डिसाइड हुआ है कि तुम अगर क्या कहते हैं मेंटेनेंस में कंट्रीब्यूट करो तो जो तुम्हें ओरिजिनली मिला था वो ही उससे कम हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा है कि वो शेयर देने के बाद तुम्हारा जो शेयर है खुद का हिस्सा जो था वो ही कम हो गया है, उस मेंटेनेंस से कम हो गया है, तो फिर तुम्हें देने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सा 4 बातें। पहला, जो एयर है, जो डिसीज हिंदू का है एयर है, बाउंड टू मेंटेन डिपेंडेंस, ठीक है, जो भी मिला है उससे। दूसरा, डिपेंडेंट जिसको कोई शेयर नहीं मिला है इन मेथड से और वो एंटाइटल्ड है कि वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है उनसे जिनको जायदाद मिली है। तीसरा, लाइबिलिटी डिपेंड करेगी प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ द एस्टेट, जितना तुम्हें प्रॉपर्टी मिली है उस हिसाब से डिपेंड करेगा कि तुम कितना पैसा दोगे। चौथा, सब कुछ साइड रखते हुए अगर तुम एक डिपेंडेंट हो जिसे शेयर मिला है तो तुम लायबल नहीं हो कंट्रीब्यूट करने के लिए अगर तुम्हारा कंट्रीब्यूशन देने के बाद जो तुम्हारा खुद का शेयर है वो मेंटेनेंस से भी कम हो जाता है। ठीक, ये तो हमने सिंपल सा समझ लिया। अब हम आते हैं कि डिपेंडेंट्स होते कौन है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। सेक्शन 21 डिपेंडेंट्स डिफाइंड, ध्यान से सुनना, एक बार में समझ में आ जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बट ध्यान से सुनोगे तो क्लियर हो जाएगा। फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, इस एक्ट के लिए, इस चैप्टर के लिए डिपेंडेंट्स कौन है ये यहाँ दिया है। फॉलोइंग रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड, जो मरने वाला है उसके ये रिश्तेदार हैं जो डिपेंडेंट्स में आते हैं। हिज और हर फादर, अच्छा मरने वाला लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, राइट, तो हिज और हर आ रहा है कि मरने वाली लड़की है तो उसके माता पिता और लड़का है तो उसके माता पिता, ठीक है। हिज और हर फादर, ये तो बहुत सिंपल है, जो भी पापा हैं। सेकंड, मम्मी है, ये तो बहुत सिंपल हो गए दोनों। तीसरा, हिज विडो सो लॉन्ग एज शी डज नॉट मैरी, मरने वाला अगर लड़का है तो उसकी जो विधवा है अगर वो दूसरी शादी नहीं कर लेती तो जब तक वो दूसरी शादी नहीं करेगी तब तक, ठीक है। तो ये 3 तो बहुत सिंपल हो गए, फादर, मदर, विडो, जब तक वो शादी ना कर ले। आगे आते हैं, हिज और हर सन, उसका अपना बेटा, और द सन ऑफ हिज प्री डिसीज सन, प्री डिसीज मतलब जो पहले से मर चुका है, खुद का बेटा, सन ऑफ हिज प्री डिसीज सन यानी जो बेटा मर चुका था उसका बेटा, बेसिकली पोता, और द सन ऑफ अ प्री डिसीज सन ऑफ हिज प्री डिसीज सन, बेसिकली परपोता। इसको मैं यही समझा दे रही हूँ ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। एक आदमी है, उसका एक बेटा है, ये आदमी था ए, उसका बेटा है बी और इसका बेटा है सी, ठीक है। ए मान लो ए की जिम्मे ए का डिसीज, अगर ए की डेथ हुई है, सॉरी, हाँ, तो कौन कौन आएगा, ए उसका सन जो हमने पढ़ा, दूसरा बी बेटे का बेटा, बशर्ते ए मर चुका है, यानी बेसिकली आपका बेटा मर गया और उसका बेटा है पोता आपका, तो पोते की जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर उसका फादर जिंदा होता तो फादर की जिम्मेदारी होती, बट फादर तो जिंदा है नहीं, तो आपकी जिम्मेदारी हुई एज अ ग्रैंड पेरेंट। या फिर परपोता, मान लो ये दोनों मर चुके हैं इधर, तो फिर परपोते की जिम्मेदारी आपकी होगी। और परपोता ये मत सोचो इतना उम्र कौन, बहुत लोग के अगर जल्दी शादियां हो तो परपोते भी होते हैं जल्दी, ठीक है। तो अगर आपका बेटा मर चुका है तो आपके पोते की जिम्मेदारी आपकी होगी, या फिर आपका बेटा और पोता दोनों मर चुके हैं और एक परपोता एग्जिस्ट करता है तो उसकी भी जिम्मेदारी आपकी होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट यही बोल रहा है, सन बेटा, पोता जिसका फादर मर चुका है यानी आपका बेटा मर चुका है, पर पोता जिस केस में आपका बेटा और पोता दोनों मर चुके होंगे, सो लॉन्ग एज ही इज अ माइनर, जब तक वो माइनर है तब तक आपकी जिम्मेदारी है, जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता, ठीक है। आपने बहुत से केसेस सुने होंगे, अनफॉर्चुनेटली ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक प्लेन क्रैश के बारे में सुना। अब इमेजिन उसमें कोई एक कपल था वहां पे प्लेन में, ठीक है, उसमें उस कपल की अगर डेथ हो जाती है तो मान लीजिए बाहर आते हैं रियलिटी में, एक दादा दादी हैं
अब उन कपल का एक बच्चा था 5 साल का। अब वो बच्चा कहाँ जाएगा? वो किसकी ज़िम्मेदारी है? वो बच्चा अब अपने दादाजी की ज़िम्मेदारी है, जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता, अगर वो लड़का है तो, ठीक है? हम यहाँ पे ये बात कह रहे हैं। किस केस में? Provided and to the extent that he is unable to obtain maintenance in the case of a grandson from his father's or mother's estate, and in the case of a great grandson from the estate of his father or mother और फादर्स फादर और मदर मदर। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में मत जाओ, सीधी सीधी सी बात है। अगर उस बच्चे को कोई भी मेंटेनेंस नहीं मिल पा रही है, अगर वो पोते की बात कर रहे हैं तो अपने बेसिकली एक सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ तो आप समझ जाओगे। देखो, एक आदमी है, ठीक है, ये उसका बेटा है सन, ये उसका पोता है ग्रैंडसन, और ये उसका परपोता है ग्रेट ग्रैंडसन, ठीक है। अगर ये मर गया, बेटा मर गया, तो पोता किसकी जिम्मेदारी होगा? इनकी, ठीक है। इस बेटे की कोई प्रॉपर्टी तो होगी, इसकी वाइफ की कोई प्रॉपर्टी होगी, कुछ जिंदगी में अगर जमीन जायदाद कुछ भी लिया है, पैसे कमाए हैं, तो उससे इस बच्चे को मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। पर अगर वो ये नहीं एक्सेस कर पा रहा है, फॉर वट एवर रीजन उसको ये मेंटेनेंस नहीं मिल पा रही है, तो ये सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आएगी कि आप उस बच्चे का ध्यान रखेंगे। मान लेते हैं ये भी मर चुके हैं, तो ये बच्चे की जिम्मेदारी किस पे आएगी? अगर ये जिंदा हैं दादाजी उस बच्चे के, तो दादाजी पे आएगी। पर मान लो पापा और दादाजी दोनों मर चुके हैं, तो परदादा पे आएगी। और इस बच्चे के केस में उसको इनसे कोई मेंटेनेंस नहीं मिल पा रही है, ठीक है, और इनसे भी कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में परदादा के पास जाएगा। सीधी सी बात है, आपसे जस्ट ऊपर जो है आप उसके पास मेंटेनेंस के लिए जाते हो, नहीं मिल रही है तो उनके ऊपर वालों के ऊपर जा रहा है। सिंपल, समझ गए? एक लास्ट लाइन में बोल रही हूँ जस्ट इन केस इट्स नॉट क्लियर। एक आदमी है, उसका बेटा है और उसका बेटा है। तो अगर आपके बेटे की डेथ हो जाती है, आपके पोते की जिम्मेदारी आपकी है। आपके बेटे की कोई भी जमीन जायदाद थी, उससे उस बच्चे को मेंटेनेंस मिलनी चाहिए। अगर किसी वजह से नहीं मिल पा रही है, तो जिम्मेदारी दादाजी की होगी। एक लेवल आगे जाते हैं, पर पोता एग्जिस्ट करता है। पर पोता है, पोता मर चुका है, तो जिम्मेदारी किस पे आएगी? उसके दादाजी पे, यानी आपके बेटे पे। बट मान लो आपका बेटा भी मर चुका है, तो आपका बेटा मर गया, पोता मर गया, पर पोता है, तो पर पोते को मेंटेनेंस किससे मिलनी चाहिए? एक तो अपने फादर से मिलनी चाहिए, फादर की डेथ हो गई है, तो फादर के एस्टेट से उसे मिलनी चाहिए। मान लो नहीं मिल पा रही है, अपने दादाजी से मिलनी चाहिए। दादाजी की डेथ हो गई है, दादाजी की स्टेट से भी कुछ नहीं मिल पा रहा है उसे, फॉर सम लीगैलिटी या किसी भी वजह से, तो परदादा की जिम्मेदारी आती है। कब तक? जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता। ये पॉइंट यही कहता है। आगे बढ़ते हैं, अब बेटी पे आते हैं। हिज और हर अनमैरिड डॉटर। बेटियों में हमेशा याद रखना 18 इज नॉट द एज। 18 ठीक है, मेजर होना इज वन थिंग, बट जब तक वो शादीशुदा नहीं है, आपके ऊपर है जिम्मेदारी, ठीक है। हिज और हर अनमैरिड डॉटर। अगर मरने वाले की कोई अनमैरिड बेटी है, कुंवारी बेटी है उसकी, और दी अनमैरिड डॉटर ऑफ हिज प्रीडिसीज सन। सेम बात, आपका बेटा मर गया, उसकी बच्ची थी जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। हो सकता है वो बच्ची 5 साल की हो सकता है वो 20 साल की हो, मेजर माइनर का मसला नहीं है। बात यह है कि उसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है। और दी अनमैरिड डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन। सेम, आपका यहाँ पे हमने बात की थी अपनी खुद की कुंवारी बेटी, बेटे की कुंवारी बेटी यानी आपकी पोती जो कुंवारी है, और यहाँ पे पर पोती जो कुंवारी है। सेम जो ऊपर समझा था वही है। सो लॉन्ग एज शी रिमेन्स अनमैरिड। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक। आपने 19 की उम्र में अगर उसकी शादी कर दी, तो आपकी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है वहां पे, ठीक है। पर अगर उसकी शादी 22 तक नहीं कर रहे हो, तो आप ही की जिम्मेदारी है। इन द केस ऑफ अ ग्रैंड, सॉरी यहाँ पे हाँ, प्रोवाइडेड एन एक्सटेंड, अपने आप को मेंटेन वो नहीं कर पा रही है। इन द केस ऑफ अ ग्रैंड डॉटर फ्रॉम अ फादर्स और मदर्स एस्टेट, इन द केस ऑफ अ ग्रैंड ग्रैंड डॉटर फ्रॉम द स्टेट ऑफ अ फादर और मदर। सेम सेम है, बिल्कुल ऊपर और नीचे सेम बातें हैं नियरली, ठीक है। बस फर्क इतना है, लड़कों के केस में जब तक वो माइनर होते हैं तब तक ये लागू होता है, और लड़कियों के केस में जब तक वो अनमैरिड होती हैं तब तक लागू होता है। ऊपर नीचे बात सेम बोली गई है। 6 पॉइंट, विडोड डॉटर। अपनी बेटी जो विधवा हो चुकी है, ठीक है, आपने अपनी बेटी की शादी कराई थी और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। अब उस केस में his widowed daughter provided and to the extent that she is unable to obtain maintenance। अब हम बोलेंगे यहाँ ऊपर तो हमने बोला था जब तक अनमैरिड है तब तक जिम्मेदारी है, तो विडोड डॉटर बीच में कहाँ से आ गई? तो इसमें कंडीशंस हैं। टेक्निकली विडोड डॉटर की जिम्मेदारी उसके ससुराल वालों की होती है, क्योंकि आप याद करो हमने पिछले सेक्शन में बात की थी कि डॉटर इन लॉ की जिम्मेदारी ससुर की होती है अगर वो विडो हो गई है। तो फिर इस केस में फादर पे क्यों आ रही है, या उस आदमी पे या औरत पे क्यों आ रही है जिनका बच्चा था वो? तो यहाँ पे समझो, आपकी बेटी अगर विडो हो गई है
और ऐसी कंडीशन है कि उसको अब मेंटेनेंस नहीं मिल पा रही है। किससे? उसका जो हस्बैंड मर गया है उसकी जायदाद से, फॉर सम रीजन कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन है, कुछ भी है, और उसको अपने पति की कमाई हुए पैसे से या जायदाद से मेंटेनेंस नहीं मिल पा रही है। अपने बेटे या बेटी से या उनके जायदाद से, अपने बच्चे उसे नहीं मेंटेन कर रहे हैं या उनसे उसे कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, अपने ससुर से या फिर अपने फादर के शेयर से में भी, इन केस ऑफ ग्रैंड डॉटर। ठीक है, टेक्निकली ससुर की जिम्मेदारी है, पर अगर ससुर से उसे वो मेंटेनेंस किसी भी लीगैलिटी की वजह से नहीं मिल पा रही है तो फिर वो कहाँ जाएगी? तो फिर वो आप ही की जिम्मेदारी है, जिसकी बेटी थी उसकी। ठीक है, तो अगर उसको अपने इस हस्बैंड के स्टेट से कुछ नहीं मिल पा रहा है, बेटे या बेटी से कुछ नहीं मिल पा रहा है या उनके स्टेट से, या अपने फादर इन लॉ से और हिज फादर फ्रॉम द स्टेट, वही एक ही बात है। फादर इन लॉ या दादा ससुर बेसिकली बोलते हैं कि या तो आपके फादर इन लॉ या उनके फादर जिंदा हैं, उनसे भी कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो फिर वो कहाँ जाएगी? तो फिर वो विधवा बेटी की जिम्मेदारी उसी पे आ जाती है जिसका बच्चा था वो इन इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट है एनी विडो टू हिज सन। आपका बेटा मर गया, उसकी वाइफ जिंदा है, ठीक है, तो जो बेटे की विधवा है वो आपकी जिम्मेदारी है। ये तो हमने वैसे ही पढ़ा पीछे भी, फादर इन लॉ की जिम्मेदारी होती है। पर 11 पॉइंट क्या कहता है? एनी विडो ऑफ हिज सन, बेटे की विधवा, ठीक है, और ऑफ अ सन ऑफ हिज प्रीडिसीज सन, वही बेटा पहले मर गया था, उसका बेटा था, यानी आपका पोता, उसकी बहू, तो आपके पोते की वाइफ जो है वो अगर विधवा है वो, सो लॉन्ग एज शी डज नॉट रीमैरी, जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती तब तक, तो आपके बेटे की विधवा और पोते की विधवा, उनकी मेंटेनेंस किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है, बशर्ते वो दूसरी शादी नहीं कर लेते। प्रोवाइडेड एंड टू द एक्सटेंड दैट शी इज अनेबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस, उसको अब मेंटेनेंस नहीं मिल पा रही है अपने हस्बैंड के स्टेट से, ठीक है, अपने बच्चों के स्टेट से या बच्चों से मेंटेनेंस नहीं मिल पा रही है, और अगर पोते की विधवा है तो अपने फादर इन लॉ से नहीं मिल पा रही है। बेसिकली पोते की विधवा है पर हो सकता है आपका बेटा जिंदा हो, राइट? अगर आपके पोते की डेथ हो गई तो उसकी वाइफ है, पर आपका बेटा जिंदा है जो उसका ससुर है, और पीछे हम एक सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि ससुर की जिम्मेदारी है बहू का मेंटेनेंस, तो फिर आपके बेटे की जिम्मेदारी हुई। ठीक है, तो लेकिन अगर उसको फादर इन लॉ से भी नहीं मिल पा रहा है तो फिर उस केस में आपकी जिम्मेदारी होगी। 8th पॉइंट कहता है इलेजिटिमेट सन है, नाजायज बेटा है, माइनर है, तो जब तक वो माइनर है आपकी जिम्मेदारी रहेगी, वो भी डिपेंडेंट है। 9th बोलता है इलेजिटिमेट डॉटर है जब तक वो अनमैरिड होती है। अब ये बात अलग से क्यों कही गई? कई बार जब सक्सेशन की हम बात करेंगे आगे, इनहेरिटेंस और सक्सेशन, तो आप देखोगे बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं कि प्रॉपर्टी इनहेरिट कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, लीगली कहीं पे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। ठीक है, तो उस केस में भले वो इनहेरिटेंस में उन्हें शायद कुछ नहीं मिला, या हो सकता है विल से किसी और के नाम कर गए, पर उनकी मेंटेनेंस कौन देगा? वो डिपेंडेंट है किसी के, वो किसी के भरोसे जिंदगी जी रहे थे, कोई उनका खर्चा उठा रहा था, वो कहाँ जाएंगे? खासकर अगर वो माइनर है तो ये लॉ इंश्योर करता है कि कोई भी इंसान ऐसे सड़क पे ना आ जाए, उसकी जिंदगी चलती रहे। इसका मैं एक क्विक रिवीजन अच्छे से देती हूँ समझाते हुए, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ये मरने वाला हिंदू है, ठीक है, ये आदमी भी हो सकता है, ये औरत भी हो सकती है, अभी के लिए चलो हम आदमी मान के चलते हैं, ठीक है, तो समझने में आसानी होगी। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा? पॉइंट नंबर 1, उसके अपने फादर, तो मरने वाले के फादर जो है वो एक डिपेंडेंट है, मरने वाले की मदर उस पर एक डिपेंडेंट है। ठीक, ये तो सिंपल हो गए। तीसरा हमने पढ़ा विडो, मरने वाले की जो वाइफ थी वो भी उस पर डिपेंडेंट थी, तो उसकी जो विधवा है वो भी डिपेंडेंट होगी, बशर्ते वो जब तक दूसरी शादी ना कर ले। अगर वो दूसरी शादी कर लेती है तो कहानी खत्म हो जाती है। अब आगे आते हैं, चौथा बात की हमने बेटे की। बेटे की बात हो रही है, आपका बेटा, ठीक, वो आपका डिपेंडेंट है, आपका पोता आपका डिपेंडेंट है, और परपोता डिपेंडेंट है, बशर्ते पोते के केस में आपका बेटा मर चुका हो, पड़पोते के केस में ये दोनों मर चुके हो। सीधी बात, समझ गए? देखो, आपका बेटा ये है, आपका पोता जिसमें उसके बाप की डेथ हो चुकी है, बेसिकली आपका पोता पर आपके अपने बेटे की डेथ हो चुकी है, तो आपका पोता कहाँ जाएगा? वो उसकी जिम्मेदारी आप पे थी, है ना? और आपका पड़पोता, पड़पोता जब इन दोनों की डेथ हो चुकी है तो उसकी जिम्मेदारी इसी डिसीज पे आएगी। अब डिसीज पे नहीं आएगी, डिसीज तो मर चुका है मतलब, पर इसकी जो भी प्रॉपर्टी थी सब कुछ उस पे आएगी। हम बात कर रहे हैं डिपेंडेंट कौन होता है, ये अगर ये दोनों मर गए तो ये इस पे डिपेंडेंट है, अगर ये मर गया तो ये इस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब मान लो ये मर गया, ये जिंदा है ग्रैंडसन, तो ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसके ऊपर नहीं है, समझे? तो ऐसा है, तो पोता, बेटा, पोता, उसका फादर मर चुका है, परपोता, फादर और दादा दोनों मर चुके हैं उसके तब।
फिफ्थ पे आते हैं बेटी। बेटी के केस में याद रखना अनमैरिड होनी चाहिए, ठीक है? अनमैरिड यहाँ लिखा नहीं है, अनमैरिड लिख देते हैं, यहाँ लिखा हुआ है देखो अनमैरिड डॉटर। तो फिफ्थ हमने बोली अनमैरिड डॉटर। अनमैरिड डॉटर लेकिन और भी, एक तो आपकी अपनी बेटी जो कुंवारी थी उसकी जिम्मेदारी थी, दूसरा अनमैरिड डॉटर आपके अपने बेटे की बेच, तो ये कौन हुई, इसकी पोती हुई है ना। तो आपकी जो पोती है अगर वो शादीशुदा नहीं है उसकी जिम्मेदारी आप पे है। आपकी पर पोती है, एक्चुअली हाँ पर पोती है, ये पर पोती है और आपका पोता मर गया है और आपका बेटा मर चुका है, तो पर पोती की जिम्मेदारी आप पे आएगी। और बस सिंपल है, तो तीन तीन लोग हैं इसके अंदर। आपकी अपनी बेटी की जिम्मेदारी आपकी थी, आपकी पोती, आपका बेटा बेटा मर चुके थे, उसको कोई मेंटेनेंस मिल नहीं पा रहा था तो वो जिम्मेदारी आपकी थी। और आपकी पर पोती जिसमें आपका ये बेटा और पर पोता मर चुका है तो इसकी जिम्मेदारी भी आप पे थी, इसे कोई और मेंटेनेंस मिल नहीं पा रही। और ये कब तक है, जब तक इसकी शादी नहीं होती। बेटे में क्या था, जब तक वो माइनर है। बेटी में क्या है, जब तक उसकी शादी नहीं होती। सिक्स्थ कौन है, विडोड डॉटर। आपकी बेटी जो विधवा हो चुकी है, इसको कोई मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है ससुराल से, ना हस्बैंड की स्टेट से मिल रहा है, ना अपने बच्चों से मिल रहा है, ना अपने फादर इन लॉ से, ना दादा ससुर से, ठीक है। सेवेंथ कौन है, विडो ऑफ सन। ये देखो, आपका बेटा बेटा मर गया तो उसकी जो विडो है वो आपकी जिम्मेदारी थी, ठीक है। या फिर विडो ऑफ डेड ग्रैंडसन, ये मर गया, अगर सिर्फ ये मरा है तो इसकी जिम्मेदारी इस पे आएगी, उसके ससुर पे, है ना। पर मान लो ये भी मर गया, तो अगर ये भी मर गया, ये भी मर गया, तो इसकी जिम्मेदारी किस पे आएगी, आप ही पे आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है इलेजिटिमेट सन, जब तक माइनर है तब तक। और इलेजिटिमेट अनमैरिड डॉटर, जब तक अनमैरिड है तब तक। सिंपल है, 9 कैटेगरीज हैं, ठीक है। ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया था जस्ट इन केस किसी को कंफ्यूजन हो, या और कई बार क्या होता है ना कि हिंदी में बोलो तो समझ ज्यादा अच्छा आ जाता है, स्पेशली इफ यू फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, इट गेट्स वेरी इजियर टू अंडरस्टैंड। आई रिपीट इट वन लास्ट टाइम, दिस इज अ पार्ट ऑफ द क्विक रिविजन। अब हम क्विक रिविजन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये मरने वाला हिंदू है, पहला डिपेंडेंट इसके फादर, दूसरा डिपेंडेंट इसकी मदर, तीसरा डिपेंडेंट इसकी विधवा पत्नी जब तक वो दूसरी शादी न कर ले, चौथा डिपेंडेंट इसका अपना बेटा, पोता अगर बेटा मर चुका हो तब, और पर पोता अगर बेटा और पोता दोनों मर चुके हो तब, ठीक है। अगला डिपेंडेंट है मैरिड बेटी। अनमैरिड बेटी आपकी अपनी बेटी जो कुंवारी है वो आपकी जिम्मेदारी है। अनमैरिड पोती है, अगर आपका बेटा मर चुका है तो अनमैरिड पोती आपकी जिम्मेदारी है। अनमैरिड पर पोती है, बेटा और पोता मर चुके हैं तो, ठीक है। अगर मान लो बेटा जिंदा है पर पोता मर चुका है तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी, इसकी होगी, सिंपल। आगे आते हैं विडोड डॉटर। आपकी बेटी है, शादी कराई थी, विधवा हो गई पर उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ना अपने पति की जायदाद से, ना अपने बच्चों से, ना ससुर और दादा ससुर से, क्योंकि लीगली बहू की जिम्मेदारी ससुर की है, पर मान लो वहां से नहीं मेंटेनेंस मिल पा रही है तो उसकी जिम्मेदारी वो भी आप ही की डिपेंडेंट होगी। अगली कैटेगरी है बेटे की विधवा, विडो, ठीक है। बेटे की विधवा है तो आपकी जिम्मेदारी है। पोते की विधवा है तो वैसे तो वो आपके बेटे की जिम्मेदारी हुई क्योंकि वो उसका ससुर है, बट मान लो ये मर चुका है अगर, तो फिर इस केस में ये आपकी जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट है इलेजिटिमेट सन, नाजायज बेटा जब तक वो माइनर है तब तक। इलेजिटिमेट डॉटर जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक, सिंपल। सेक्शन 22 हम पढ़ चुके हैं। क्विक रिवीजन, आज हमने क्या क्या पढ़ा। सेक्शन 18 हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे पिछले लेक्चर में। सेक्शन 19 विडोड बहू की बात की गई है, विधवा बहू जब तक दूसरी शादी नहीं कर लेती, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, हस्बैंड के स्टेट से, माँ बाप से, बच्चों से कहीं से कोई मेंटेनेंस नहीं मिल रही है, तो उसकी जिम्मेदारी किस पे आएगी, ससुर पे आएगी, ठीक है। और नॉट एनफोर्सिएबल, अगर फादर इन लॉ जो है उनके पास मीन्स नहीं है टू सपोर्ट हर फ्रॉम अ को पार्टनरी प्रॉपर्टी जिसमें उसने कोई शेयर नहीं लिया है, ठीक है। और सेक्शन 20 हमने पढ़ा बच्चों और एजेड पेरेंट्स को लेके, तो इसमें सीधी बात है, इलेजिटिमेट हो या लेजिटिमेट हो आपको उन्हें मेंटेन करना पड़ेगा जब तक वो माइनर है यानी 18 से कम है। बेटी के केस में जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती और वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है तब तक आपकी जिम्मेदारी है। और इसमें चाइल्डलेस स्टेप मदर, तो आपकी सौतेली माँ है पर उनके बच्चे नहीं है तो वो भी गिने जाएंगे। और 21 हम अभी रिवाइज कर ही चुके हैं, फादर, मदर, विडो हु डज नॉट रीमैरी, सन, ग्रैंडसन ऑफ अ डेड सन, ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ अ डेड सन एंड ग्रैंडसन, ठीक है। माइनर होने चाहिए, अनेबल टू गेट मेंटेनेंस फ्रॉम दीज पीपल, ठीक है। फिफ्थ, अनमैरिड बेटी, अनमैरिड ग्रैंड डॉटर ऑफ अ डेड सन, अनमैरिड ग्रेट ग्रैंड डॉटर ऑफ अ डेड सन एंड ग्रैंडसन, अनमैरिड है, नो मेंटेनेंस फ्रॉम दीज पीपल, ठीक है। विडोड डॉटर, अनेबल टू गेट मेंटेनेंस फ्रॉम हस्बैंड स्टेट, चिल्ड्रन, फादर इन लॉ और हिज फादर, दादा ससुर,
इन दैट केस शी इज योर डिपेंडेंट। सेवेंथ, विडो ऑफ अ सन और ग्रैंडसन, ठीक है, सन के केस में सन से स्टेट से उससे कुछ नहीं मिल रहा है, बच्चों से कुछ नहीं मिल रहा है। ग्रैंडसन के केस में ग्रैंडसन के स्टेट से कुछ नहीं मिल रहा है, ये अपने फादर इन लॉ ये जो थे उनसे कुछ नहीं मिल रहा है, देन शी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एंड बशर्ते शी डज नॉट रीमैरी। ओके, नेक्स्ट, इलेजिटिमेट के केस में जब तक माइनर सन है तब तक और अनमैरिड डॉटर है तब तक, ठीक है। सेक्शन 22 हमने क्या पढ़ा था, मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स, कि heirs ऑफ जो डिसीज हैं दे आर बाउंड टू मेंटेन डिपेंडेंट्स फ्रॉम द स्टेट दे हैव इनहेरिटेड। डिपेंडेंट जो हैं जिनको कोई शेयर नहीं मिला है दे आर एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस उनसे जिनको शेयर मिला है। लाइबिलिटी प्रोपोर्शन में होगी जो आपको शेयर मिला है उसके हिसाब से। एंड कोई ऐसा है जो खुद एक डिपेंडेंट है, उसको एक शेयर मिला है पर अपना कंट्रीब्यूशन देगा अगर वो मेंटेनेंस में, तो उसके जो अपनी शेयर की वैल्यू है वो कम हो जाती है उस मेंटेनेंस से, तो वो लायबल नहीं है मेंटेनेंस देने के। आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग सेक्शंस डिस्कस करेंगे। एंड do leave a comment if you have a review on the style of teaching or something you want to incorporate, anything that you think can be improved, or anything you want me to discuss in the further lectures, do drop in a comment about it। अगर कोई चाहते हो specific topic cover करो, and do like share and subscribe। thank you।